हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिल्टर सर्किट्स एंड एलईडी के बारे में। आइए तो देखते हैं थोड़ा सा जो हमने वैसे अभी तक किया हुआ है। फिल्टर सर्किट बेसिकली हम यूज़ करते थे रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं और रेक्टिफायर का हमारा काम क्या होता था? टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। अब बस दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे पास दो रेक्टिफायर तो थे, जिसका नाम था हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास क्या मिलता था? आउटपुट मिलती थी एसी की, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके। बट वहां पर एक डायोड यूज होता था, यहाँ पर दो डायोड यूज होते थे फुल वेव रेक्टिफायर में। वन डायोड का यूज करने पर हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक पार्ट की तो आउटपुट मिलती थी, दूसरे पार्ट की आउटपुट नहीं मिलती थी, राइट। लेकिन इसके अंदर हमें दोनों पार्ट की आउटपुट मिलती थी और वो भी पॉजिटिव में। तो हमने इस आउटपुट को डीसी तो बोला, लेकिन प्योर डीसी नहीं बोला, इसके अंदर कुछ एसी के कंपोनेंट्स भी थे, ऐसा बोला था। और आप सबको याद हो तो इस रेक्टिफायर के अंदर हमने एक सर्किट लगाया था, वो कैपेसिटेंस वाला, जो मैंने कहा था अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, है ना। अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर आपको याद हो तो वो रिपल फैक्टर वाला पार्ट था, उससे पहले हमने यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, इसको हमने कहा था कि हम इग्नोर करेंगे अभी। आज के लेक्चर में हम इसी कैपेसिटर और लोड सर्किट के बारे में बात करेंगे। इस कैपेसिटर की जगह क्या हम किसी और चीज़ को लगा सकते हैं, और ये कैपेसिटर और जो किसी और चीज़ को हम लगाएंगे उसका यूज़ क्या होगा। उन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट वे में लगाने का ही काम करेगा फिल्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यही इसी फिगर को अगर आप ले लें आगे, हमारे पास बेसिकली ये हमारा रेक्टिफायर था, राइट। ये हमारा रेक्टिफायर था। अभी मैं फुल वेव की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ से यहाँ तक का डायोड का तो आपको सीन पता लग गया, राइट। तो लेकिन आप देखो ये दोनों चीज इसमें कॉमन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों चीज इसमें कॉमन है, राइट। अच्छा, वो एक सेंटर टैपिंग की भी बात करनी थी हमें, हम लास्ट में उसको करेंगे फॉर श्योर। तो एक ये और एक ये, अभी हम इसी की बात करेंगे, हमें बाकी सब समझ में आ गया। अब हमें बस यही समझना है। अब तो मैं जितना भी सर्किट ड्रॉ करूंगा सिर्फ सर्किट का ये वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना। बाकी पहले वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा। मैं सिर्फ सर्किट का ये वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसी से मैं फिल्टर सर्किट को समझ सकता हूँ। हमें पता था जो आउटपुट हमारी आ रही है वो प्योर डीसी नहीं आ रही। जो आउटपुट हमारी आ रही है वो प्योर डीसी नहीं आ रही। तो अगर हमें तो प्योर डीसी चाहिए होगा, है ना। और जो डीसी के साथ एसी के कंपोनेंट थे उसी को रिपल्स बोलते थे। और फिर हमने रिपल फैक्टर के बारे में बात की थी कि रिपल फैक्टर कैसे इंक्रीज होता है, कैसे कहाँ पर डिक्रीज होता है, कौन से केस में इंक्रीज होता था। एक में इसकी वैल्यू लेस देन वन आई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। लेस देन वन आई थी फुल वेव रेक्टिफायर में, ताकि हमें अच्छा लगा था कि भाई डीसी कंपोनेंट ज्यादा थे, डीसी कंपोनेंट ज़्यादा थे, राइट। देखो 0.48 आई थी और उसमें आई थी 1.21। ये आया था फुल वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि इसका एसी कंपोनेंट ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने बोला था कि फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में इट वाज 1.21, और फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आई थी वो 0.48 आई थी। तो हमने इसी वजह से बोला था कि जो एसी वाला सर्किट, जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा किससे? हाफ वेव रेक्टिफायर से। इतना समझने के बाद अगर हम आगे बात करें, इतना समझने के बाद अगर हम आगे बात करें, तो मैंने बोला कि मैं फ़िल्टर सर्किट बनाऊँगा। अब पहले फ़िल्टर सर्किट के बारे में थोड़ा-सा बात मान सुन लेते हैं कि है क्या? नाउ फ़िल्टर सर्किट के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई? फ़िल्टर सर्किट ऐसा सर्किट है जो रिपल्स को कम करने का काम करता है, मतलब रिपल्स को हटाने का काम करता है। मतलब जो एसी और डीसी के जो कंपोनेंट हैं, उसमें से एक कंपोनेंट को वो थोड़ा-सा कम करेगा, या अगर पूरी तरह से कम कर दे तो बेहतरीन होगा, लेकिन कम करने की ट्राई करेगा, है ना। अब वो कौन से कंपोनेंट को कम करेगा? आउटपुट की, है ना। भाई हमारे पास आउटपुट में एसी प्लस डीसी है और हमें चाहिए डीसी, तो ऑब्वियस सी बात है वो एसी कम कंपोनेंट को कम से कम रखने की ट्राई करेगा। अभी इसी फिल्टर सर्किट के लिए हम दो चीजें तो यूज करेंगे ही करेंगे जो कि फंडामेंटल है। उसमें से एक चीज है हमारे पास कैपेसिटर। आज के लेक्चर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, प्लीज ट्राई इट, ठीक है। फोकस। तो एक तो कैपेसिटर है, दूसरा है इंडक्टर। अब हम हमारी मर्जी है, देखो। कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी दोनों ही फिल्टर सर्किट का काम कर सकते हैं, दोनों ही फिल्टर सर्किट में यूज होते हैं, और कभी कभी दोनों ही होते हैं। सपोज
अगर मैं कैपेसिटर से अलग बनाना चाहूँ तो बन जाएगा भाई, अगर मैं इंडक्टर से अलग बनाना चाहूँ तो भी बन जाएगा भाई, और कैपेसिटर और इंडक्टर को मिलाकर बनाना चाहूँ तब भी फिल्टर सर्किट बन जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या बात है कैपेसिटर और इंडक्टर में कि ये फिल्टर सर्किट का काम कर सकते हैं। ऐसा इनमें क्या खास है, ये फिल्टर सर्किट का काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कैपेसिटर के अंदर आप सबको पता होगा, देखो हर एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे इंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इनका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टर के केस में उस रेजिस्टेंस का नाम ही रेजिस्टेंस हो जाता है। कैपेसिटर के केस में उस रेजिस्टेंस का इंटरनल नाम हो जाता है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के केस में उसी का नाम क्या हो जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये नाम हो गए, राइट। अब इनसे हमारा क्या लेना देना है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखो, कैपेसिटर और इंडक्टर एसी और डीसी के सामने अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो इंडक्टर हो, वो एसी और डीसी के सामने अलग अलग बिहेव करते हैं। अभी ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला था, इसको मैं लिखता हूँ एक्स सब्सक्रिप्ट सी से, और ये जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको मैं एक्स सब्सक्रिप्ट एल से लिखता हूँ, क्योंकि इंडक्टर को हम जनरली एल से यूज करते हैं, इंडक्टर्स को, राइट। तो एक्ससी और एक्सएल में क्या रिलेशन है वो हमने नहीं देखना, लेकिन हमने एक चीज देखनी है। एक्ससी को मैं लिखता हूँ 1/ओमेगा सी, और एक्स एल को मैं क्या लिखता हूँ? ओमेगा इंटू एल। अब इसका मतलब क्या है? एक्स सी, वो जो हमारी 1/ओमेगा सी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स सी, जो कि हमारी 1/ओमेगा सी है, उससे हमें क्या लेना देना है भाई, है ना। भाई आपको पता है डीसी और एसी कहाँ से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी से। अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी, वैसे तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर हो जाएगी, हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर तो ऊपर आएगा ना ओमेगा को 2 पाई एफ, तो इट विल बी 2 पाई एफ एल। अब ध्यान से देखो, एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ फाइनाइट होती है लेकिन डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। तो मैं सिर्फ डीसी की बात करता हूँ यहाँ, और एसी की बात नहीं करता अभी फिलहाल, आप, क्योंकि उसका उल्टा ही हो जाएगा ना। तो डीसी के अंदर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अब जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी जीरो कर दोगे, जैसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो कर दोगे, तो 1/0 तो लगभग लगभग इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये एक्ससी क्या था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको क्या बोल सकते हो? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं ना। तो एक कैपेसिटर ने यहाँ पर बहुत सारा रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया, किसको? डीसी को, नॉट एसी। एसी की तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे हम 50 हर्ट्ज जैसा भी कुछ भी वैल्यू होगी, तो उसका वैल्यू फाइनाइट आ जाएगा, तो कुछ रिएक्टेंस होगी, लेकिन डीसी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटर डीसी को पास नहीं होने देता, यानी ये डीसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है सर। अभी स्टोरेज का भी काम बात की बात होती है, लेकिन डीसी को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा सर। ठीक। सिमिलरली डीसी की ही बात कर रहे थे ना, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है सर। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जीरो करोगे तो एक्सएल जीरो हो जाएगा सर, और एक्सएल जीरो मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। ठीक, ये है हमारे पास। तो अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी देख लिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी देख लिया। इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है? इंडक्टर डीसी को बिल्कुल भी, इंडक्टर डीसी को बिल्कुल भी, सॉरी, अपोज नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इंडक्टर डीसी को पास कर देगा, यानी मैं अगर दूसरे वर्ड्स में रखूं, एसी को पास नहीं करेगा। इंडक्टर एसी को पास, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा एफ, सॉरी एफ जीरो हो जाएगा। एफ की कुछ वैल्यू हो जाएगी, पहले से देखो कुछ वैल्यू हो जाएगी,
डीसी को पास करेगा। मैं एसी के लिए भी नहीं बोल रहा, मैं डीसी के लिए बोल रहा हूँ। एफ की कुछ वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट तो नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, तो एक्सएल की कुछ वैल्यू होगी एसी के लिए, मतलब कुछ ना कुछ उसको अपोज करेगा। लेकिन इंडक्टर जो है वो डीसी को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, डीसी को पास होने देगा, नो अपोजिशन। एसी को अपोज करेगा, थोड़ा बहुत पास भी होने देगा, हो सकता है ना, कुछ ना कुछ तो पास होगा। लेकिन कैपेसिटर के केस में डीसी बिल्कुल पास नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझो, ये परफेक्ट क्राइटेरिया है इंडक्टर और कैपेसिटर। एसी को भी बीच में लाओ मत, डीसी को पास होने देगा, यानी डीसी डीसी को पास नहीं करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा वो कैपेसिटर, डीसी को पास होने देगा, कोई अपोज नहीं करेगा, दैट इज इंडक्टर। ठीक। अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ, हमें भी तो यही तो करना है, एक को पास करना है, एक को ब्लॉक करना है। अब आप खुद सोचो, ठीक है, बट फर्क क्या है, सिर्फ लगने में। अब जैसे मैंने वही इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ध्यान से देखना, इस सर्किट को थोड़ा सा हटा के देखते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा हटा के देखते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ था, बाकी सब कुछ आ रहा है आउटपुट में, तो आउटपुट में एक तो ये लगा हुआ है कैपेसिटर, और एक ये लगा हुआ था लोड रेजिस्टर। क्या लगा हुआ था? लोड रेजिस्टर। अभी कैपेसिटर और लोड रेजिस्टर है तो सही, कैपेसिटर हमेशा लोड रेजिस्टर के पैरेलल में लगेगा, ये याद रखना, बस यही फर्क है इनमें। अब करेगा क्या? सर ये जो बाहर से जो सर्किट है वो बिल्कुल सेम, जैसे मैंने बोला है ना, पीछे वाला सब कुछ सेम। ये सिर्फ आउटपुट सर्किट की बात कर रहे हैं फिल्टर के लिए। तो यहाँ से जो करंट आया, यहाँ से जो हमारे पास फाइनली आया, उसको हम क्या करेंगे सर? भाई हमें ये AC प्लस DC दोनों आ रहा होगा, राइट? लेकिन आपको पता है ये AC प्लस DC दोनों आ रहा होगा भाई, क्योंकि रिपल फैक्टर है हमारे पास, है ना, चाहे फुल से आ रहा हो चाहे हाफ से आ रहा हो, अभी हम फुल की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। इसको हम बहुत डीप लेवल पे भी समझ सकते हैं, लेकिन हम अभी बेसिक लेवल से समझ रहे हैं। तो अब सी, डीसी, एसी को कौन पास कर सकता है? डीसी को पास नहीं करेगा कैपेसिटर, तो एसी को तो आराम से पास कर देगा अच्छा खासा, डीसी को पास नहीं होने देगा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ डीसी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ से जो भी जाता होगा एसी जाएगा, और आगे ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचेगा? डीसी पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर अपने में से डीसी को तो पास करेगा नहीं, तो डीसी नीचे तो नहीं जाएगा, डीसी कहाँ चला जाएगा? यहाँ से यहाँ पर डीसी जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एसी भी चला जाएगा, बहुत कम अमाउंट में जाएगा पहले के मुकाबले। लेकिन अब जो डीसी रहेगा वो ज्यादा रहेगा बजाय कि एसी के। ये किसने किया? ये कैपेसिटर ने किया। ये किसने किया? ये कैपेसिटर ने किया। तो ये आउटपुट है जो आफ्टर सी फिल्टर, आउटपुट आफ्टर सी फिल्टर रेक्टिफायर डायग्राम अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मतलब सर कुछ ना कुछ पार्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा रहेगा। हालांकि इसके अंदर बहुत कंसेप्ट रहता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कई लोग, हाँ वो भी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से एसी और डीसी रहेगा, और कुछ टाइम के लिए चार्ज क्या करेगा ये अपना, सॉरी, नेगेटिव साइकिल आ रही होगी, पहले ये अपने आप को चार्ज करेगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज करता रहेगा और अपने आप करंट देता रहेगा। वो बात भी बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनता है। इसमें परफेक्ट, हाँ, जो हमारे पास रिपल फैक्टर है वो कम हो जाता है, देखो ये स्ट्रेट होने लग रही है लाइन थोड़ी थोड़ी। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक और कंसेप्ट भी रखता है, इसको हम अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डीप में जाके, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यू कैन एक्सप्लेन इट, यू कैन एक्सप्लेन इट बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑल्सो, और वो बहुत फंडामेंटल तरीका है, बट हम उसके डीप में नहीं जाने वाले अभी, है ना। वो बोलते हैं कि पहले शुरुआत में तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है, जब नेगेटिव साइकिल, जब नीचे डाउन आने वाला होता है, तब क्या करता है कैपेसिटर, क्योंकि अब नीचे जाने वाला है करंट, राइट, नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो अब कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो अपना करंट और देने लग जाता है, तो करंट वापिस से ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो ये ऐसी फिगर बन जाती है हमारी, कि मतलब ऐसे डायग्राम बन जाता है कि हमारा जो कैपेसिटर की वजह से जो रिपल फैक्टर है वो कम होने वाले हैं, है ना। पहले देखो आउटपुट कैसे आ रही थी, आपको समझ में आना चाहिए, पहले आउटपुट ऐसे आ रही थी, अब देखो कम नहीं हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, नेगेटिव वाला पोर्शन है वहां पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, और शुरू वाले में वो कैपेसिटर क्या कर रहा था, नीचे वाला डिक्रीज वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला नहीं बोलूंगा, डिक्रीज वाले पोर्शन में इंक्रीज इसी वजह से आने लग गया, क्योंकि कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले वाली साइकिल में वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सही तरीका है कि एसी और डीसी है, कैपेसिटर ने किसको ब्लॉक किया आप सबको पता है, राइट।
सिमिलरली अब हम इंडक्टर की बात करते हैं। अभी इसी सर्किट की बात करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा देंगे, लेकिन इंडक्टर कैसा लगेगा? सीरीज में। वही सर, बाहर से कोई सर्किट से आ रहा है करंट हमारे पास, राइट। अभी मैंने ओपन बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे कनेक्शन नहीं है, पीछे बात की सब वैसे का वैसा कनेक्शन। अभी हमने देखा कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर सेक्शन ऑफ द फिल्टर, है ना, सी सेक्शन भी बोलते हैं उसको। अब दूसरा हम देख रहे हैं क्या? अब दूसरा हम देख रहे हैं सर एल, एल सेक्शन। एल सेक्शन के अंदर क्या है, अब ध्यान से देखते हैं। देखो एल सेक्शन के अंदर क्या होगा? एल सेक्शन के अंदर सर ऐसा होगा कि वही वही करंट आएगा, वही पीछे से आउटपुट आ रही है, आउटपुट आ रही है, आउटपुट आ रही है, उसके अंदर भी एसी प्लस डीसी होंगे। आपको पता है इंडक्टर क्या करता है सर? डीसी को पास कर देता है, डीसी को पास कर देगा सर इजीली। किसको पास कर देता है? डीसी को पास कर देता है। एसी को पास कर भी देगा तो बहुत, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। तो एसी के फैक्टर यहाँ पर जो आएंगे वो कम आ जाएगा, डीसी ज्यादा होगा एसी के कंपैरिजन में, ये तो पक्का श्योर हो गया। ये तो पहले भी डीसी ज्यादा था फुल वेव रेक्टिफायर में, अब और ज्यादा हो गया, राइट। तो इंडक्टर के केस में भी हमारे पास सेम चीज हो जाती है, लेकिन क्या इंडक्टर कैसे वर्क करता है? वो एसी को थोड़ा सा अपोज कर देता है। कैपेसिटर क्या करता था? एसी को अपने में से पास कर देता था। इंडक्टर एसी को थोड़ा सा अपोज कर देता है। इंडक्टर एसी को अपना क्या कर सकता है? थोड़ा सा अपोज कर देता है। अभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो फैक्टर है एसी का, लेकिन पहले से बहुत कम है। पहले से बहुत कम है, पहले से बहुत कम है, ये बात याद रखने की है। ठीक है। तो इसके अंदर भी वही फिल्टर जो हमारे पास आउटपुट रहती, जो पहले हमारे पास आउटपुट कैसी थी? एक सेकेंड, इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा आई थिंक, कि आउटपुट तो दिखाई दे आपको। अरे भाई, जस्ट वन सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा दोबारा से रीजॉइन कर लेंगे ना। चलिए, तो जो पहले आउटपुट हमारे पास ऐसे आ रही थी, ऐसे, 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 राइट। अब वही आउटपुट थोड़ी सी क्या हो जाएगी सर? ऐसे की टर्म, ऐसे टर्म्स में आ जाएगी। मतलब इसके रिपल फैक्टर थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, लाइक इंडक्टर के केस। ठीक। तो वही वही बात तो वही हो गई सर, थोड़ा सा वही अभी भी है, लेकिन पहले से वो कम है। अब इंडक्टर ने अपोज कर दिया, कैपेसिटर ने पास कर दिया था एसी को अपने में से, इंडक्टर ने उसको अपोज कर दिया, बस यही फर्क आ रहा है। तो ये बोलते हैं एल सेक्शन ऑफ द फिल्टर। ये क्या बोलते हैं? एल सेक्शन ऑफ द फिल्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? एल सेक्शन ऑफ द फिल्टर। लेट मी, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी ओपन इट अगेन, है ना, थोड़ा सा सेव कर दे इसको वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, सॉरी। सो वही हमने देखा, इसकी आउटपुट पहले ऐसे आ रही थी, अब थोड़ी सी वही रिपल फैक्टर अब क्या हो गए? थोड़े से कम हो गए। अब थोड़े से कम हो गए। अब हमने कहा भाई जब इंडक्टर भी ऐसा कर सकता है, कैपेसिटर भी ऐसा कर सकता है, बस उनके ओरिएंटेशन में फर्क है, उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें फर्क है, तो हम दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें और अच्छा आउटपुट मिलने की चांसेस है। तो इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया एलसी फिल्टर में। तो इसी से हमारे पास दो फिल्टर बनते हैं, एल टाइप फिल्टर और पाई टाइप फिल्टर। अब वो कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि एल टाइप फिल्टर क्या रहता है हमारे पास। ध्यान से देखते हैं, अभी भी वही बात कि मैं सिर्फ क्या बनाऊंगा? फिल्टर सर्किट बना रहा हूँ। तो आओ देखते हैं एल टाइप फिल्टर में हमारे पास क्या रहता है। देखो हमें पता है इंडक्टर, हमें क्या पता है? इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वी नो कि भाई ऐसा सीरीज में लगता है वो। कैपेसिटर के केस में भाई वो ऐसा लग जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास लोड आ जाएगा। अब देखो क्या वही सारी चीजें वो सेटिस्फाई हो रही है? हमने क्या बोला था? कैपेसिटर लगेगा पैरेलल में, क्या लगा हुआ है? इंडक्टर सीरीज में लग रहा है सर्किट के, हाँ लग रहा है। दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब क्या होगा सर? थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
अब जो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है तो ये समझ में आ जाएगा, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे वैसे भी, और आपको ये इजीली समझ में आने वाली चीजें हैं। आओ देखते हैं। देखो, अब पीछे से करंट आया सर, पीछे से करंट आएगा, वही वही एसी प्लस डीसी के फैक्टर होंगे, रिपल्स होगा सर उसके अंदर, कंपोनेंट्स होंगे सॉरी, एसी और डीसी के, राइट। अब अगेन एल का काम क्या था, आपको दोबारा याद दिला दूं मैं, एल अब आप खुद से बताओगे, एल किसको पास कर देता था सर? सर डीसी को इजीली पास कर देता था, एसी को कुछ अपोज करता था। तो यहाँ पर जब बात आ रही है यहाँ से, डीसी के कंपोनेंट और ज्यादा हो जाएंगे कंपैरिजन टू एसी, क्योंकि एसी को तो वो कुछ ब्लॉक कर देगा एल, है ना, तो पहले से ही एसी को कम कर देगा थोड़ा सा। अब जो एसी के कंपोनेंट निकले, उसमें से कुछ कंपोनेंट को कौन अपने में से ले लेता है, क्योंकि सी एसी को क्या कर देता है, पास कर देता है, तो और कंपोनेंट कम हो गए सर, और कंपोनेंट कम हो गए, तो यहाँ पर ज्यादा ही हमें क्या मिला, डीसी एज कंपेरिजन टू एसी। अभी भी कुछ कंपोनेंट रह जाएंगे, बहुत कम, बट हाँ, अभी भी क्या रह जाएगा, हमारे पास कुछ कंपोनेंट हैं, लेकिन अब देखो पहले के कंपैरिजन में कितना होगा, क्योंकि पहले इसने ब्लॉक किया, फिर इसने पास कर दिया एसी को, है ना, तो अब हमारे पास और अच्छी आउटपुट मिल जाएगी। अब हमारे जो रिपल फैक्टर हैं और अच्छे हो जाएंगे, ये रिपल फैक्टर हमें, इसीलिए हमने इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यूज, इसीलिए हमने इन दोनों को किसमें को यूज किया भाई, कंबाइंड फॉर्म में यूज किया। अब इसको एल सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये पूरी जो शेप बन रही है, ये सॉरी जस्ट, ये जो पूरी शेप बन रही है ये वाली, ये करे कोई हाईलाइटर काम करेगा भी सही है या नहीं, नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं। ये जो पूरी शेप बन रही है, तो देखो ये एल टाइप शेप बन रही है ना, एल, राइट, तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, एल टाइप फिल्टर, एल टाइप फिल्टर दे दिया इसको, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने एक साथ यूज कर दिया, ठीक। अभी भाई बात वही है कि थोड़ा सा तो हमारे पास क्या रहा है, एसी का फैक्टर है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में हमारा जो एसी का फैक्टर है, अब क्या रहा है, और कम हो गया, और कम हो गया सर, पहले के कंपैरिजन में हमारा एसी का फैक्टर जो है वो और कम हो जाएगा, ठीक, इसको ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन दो सबको अब एलसी फिल्टर बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे, एलसी फिल्टर। और इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, वो किस पर डिपेंड करेगी, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज पर, और उनकी फ्रीक्वेंसी और इनपुट सिग्नल पर भी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अभी थोड़ा सा और हमारे पास आएगा इसका फैक्टर, वही। चलिए आते हैं एक और फिल्टर पे। अभी हमने बोला कि भाई ये तो हमारे पास था इंडक्टर, ये हमारे पास था कैपेसिटर, ये हमारे पास था लोड सर्किट। हमने कहा यहाँ पर एक और कैपेसिटर भी दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा क्या, अभी वही सर्किट है, बाकी पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है सर, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। भाई कैपेसिटर कैपेसिटर अभी पहले कितने थे, एक एल एक सी, है ना। हम देखो कहाँ से पहुंचे, हमने पहले एक एल किया और एक सी किया अलग अलग, फिर हमने एल और सी को कंबाइन किया। अब एल और सी को इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, पहले वाले में एल और सी को ऐसे कंबाइन किया था कि एक एल लग रहा था और एक सी लग रहा था, एल सीरीज में और एल सी पैरेलल में। अब वाले में क्या हो रहा है कि सर एक तो इंडक्टर है और दो क्या है हमारे पास, कैपेसिटर है, और कैसे लग रहे हैं आप सबको पता ही है। आइए थोड़ा सा चलते हैं इसकी तरफ, चलो देखो। भाई बात तो वही होगी इसके अंदर भी, सपोज ये रहा, सपोज ये रहा, अब हमारे पास sorry, भाई एसी प्लस डीसी की आउटपुट आ रही है। अभी कैपेसिटर क्या करेगा वो आप सबको लर्न होना चाहिए, एसी को पास कर देगा, तो एसी का फैक्टर और कम हो जाएंगे, अब डीसी का फैक्टर ज्यादा आ रहा होगा एसी से। अभी इसमें से फिर से इंडक्टर एसी को फिर से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा भाई, इंडक्टर फिर से क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, तो फिर से डीसी के कंपोनेंट और ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू एसी। फिर इसमें से जो एसी का कंपोनेंट बचेगा, इस कैपेसिटर उसको फिर से पास डाउन कर देगा, और जो हमारे पास बचेगा वो डीसी 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 बहुत 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 ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू एसी। और इसकी जो पाई टाइप फिल्टर है वो इसके ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, पिछले वाले एल सेट से ज्यादा हमारा डीसी कंपोनेंट को रिस्टोर रखेगा एज कंपेरिजन टू एसी, ठीक है। अब इसका नाम पाई क्यों बोला, अच्छा आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एसी को कौन पास कर रहा है और एसी को कौन ब्लॉक, एसी को कौन पास कर रहा है और एसी डीसी को कौन ब्लॉक कर रहा है, आप सबको पता है, राइट। सी जो है हमारा
यानी कैपेसिटर है वो एसी को पास कर रहा है, और एल जो है वो डीसी को पास कर रहा है, एल जो है वो डीसी को पास कर रहा है और एसी को अपोज कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, है ना। जिस हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आपकी इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा सी का 1/ओमेगा सी, और एक्सएल क्या है ओमेगा इंटू, इसी पे डिपेंड करता है। इसको पाई सर्किट क्यों बोला सर? इसकी जो शेप बन रही है आप देखो साफ साफ, वो किस फॉर्म में लग रही है आपको? इसकी जो शेप है वो आपको पाई फॉर्म में नहीं लग रही? ये देखो, ये पाई हो रहा है, देखो पाई पाई पाई, ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसा पाई। तो ये पाई टाइप फिल्टर, दोनों ही एलसी फिल्टर हैं, दोनों ही एलसी फिल्टर है। पूछ सकता है कि एल पाई टाइप फिल्टर में क्या कितने कंपोनेंट किसके क्या होंगे, है ना, आपको पता है सर ना। दो कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, तो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल को ही कंसेप्चुअल फॉर्म में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। हाँ भाई, हम सारा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं जितना है ना, क्योंकि अब देखो मेन पार्ट तो आपने कवर कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, उसमें आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर रहे हो, और हमने नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने कर लिए, राइट। हमारा लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वो वाला पार्ट पहले छू रहे थे, और जिस जो इजी भी हो रहे हैं और जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के है, इजी और मॉडरेट लेवल के, ताकि हम ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक, चलिए। अभी तक जितना आपने सिलेबस कर लिया उसी को रिवाइज अच्छे से कर लेना, बस पहली बात। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, अब बात आती है सर इसकी, ये एल टाइप हो गया, ये पी टाइप फिल्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। और एल सी फिल्टर्स के बारे में हमारा फिल्टर का काम खत्म हो गया, रेक्टिफायर में कैसे कैसे हमारा काम हो रहा था, कैसे फिल्टर आ रहे हैं, वो सी वाले पार्ट के है, और ऐसे। अच्छा, सेंटर टैपिंग के लिए क्या था सर? सेंटर टैपिंग ये जो थी, इसका मतलब क्या था, मैंने आपसे पूछा था होमवर्क में, ये सेंटर टैपिंग, सेंटर टैपिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने एक, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके बिल्कुल मिडल में एक वायर लगा दी। इससे क्या हुआ बच्चे, ये दो सर्किट में कन्वर्ट हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम किसी दो सर्किट को देखो, इसकी वोल्टेज अलग से देख सकते हो आप, क्योंकि इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और इस पूरे सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इससे दो सर्किट को पोटेंशियल का ड्राइव कर सकते हो। मतलब इस सर्किट से आप दो, इस पूरे दो पार्ट हो गए ना सर्किट का, इससे आप दो इंडिपेंडेंट सर्किट लगा सकते हो, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर, दो इंडिपेंडेंट सर्किट को आप कनेक्ट कर सकते हो, एक इससे कर सकते हो, एक इससे कर सकते हो। इट इज यूज टू डराइव टू इंडिपेंडेंट सर्किट, है ना, टू, है ना। ऊपर वाले से किसी और को कनेक्ट कर दो, नीचे वाले से किसी और आउटपुट से कनेक्ट कर दो, है ना, किसी और सर्किट से कनेक्ट कर दो, दोनों से वोल्टेज तो मिल रही है आपको, सिर्फ इसीलिए सेंटर टैपिंग बोला गया इसको, है ना, क्या बोला गया, सेंटर टैपिंग। ये वोल्टेज को डिवाइड कर देता है दो सर्किट्स में, ऐसा बोलते हैं, राइट। और भी यूज है इसके, लेकिन जो मेन यूज था वो ये था, सेंटर टैपिंग बोलते हैं इसको। आओ, टू टू derive टू इंडिपेंडेंट सर्किट फ्रॉम अ सिंगल आउट, राइट, सिंगल आउटपुट। चलिए, आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा एलईडी के बारे में। एलईडी का आपको नाम पता है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, ऑब्वियस है। क्या होता है एलईडी में, कैसे होता है, क्या वर्क करता है, देखो आप सबको पता है। डायोड क्या है, आपको मैंने बता दिया है, जो करंट को अलो करता है, अलो द करंट इन सिंगल डायरेक्शन, अलो द करंट इन सिंगल डायरेक्शन, राइट। ये था हमारे पास डायोड। अब डायोड के बारे में पता है, लेकिन ये लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? मतलब वो डायोड जो लाइट को एमिट करे। हाँ सर, वो भी कौन सी लाइट सर? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, विजिबल लाइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे भी बहुत बन सकते हैं, ध्यान से सुनना इसको। देखो, सिंपल है हमारे पास, हम वही, हमारे पास पी टाइप जंक्शन होगा, एक हमारे पास क्या होगा, एन टाइप जंक्शन होगा, और बीच में हमारे पास क्या रहती है, डिप्लीशन लेयर रहती है, राइट। पी टाइप, एन टाइप, और बीच में हमारे पास क्या रहेगा, डिप्लीशन लेयर रहेगी। इसी को एक्टिव रीजन भी बोला जाता है।
तो अगर पूछ लिया जाए एलईडी के कितने रीजन बता पाओगे आप, किससे 3 रीजन से मिलकर बनी होती है, एक पी रीजन एक एन रीजन और वो जो बीच वाला रीजन है उसको एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल काम वहां पर भी हो रहा है। देखो कैसे जनरली हम क्या करते हैं सर, वही हम इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। पी और एन टाइप है, इसको क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड टाइप कर देते हैं। पी टाइप में हमारे पास होल रहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सर। इसमें क्या रहते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सर। और वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात तो है। अब हमने बहुत अच्छे से हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। तो आप मेन चीज समझो, फॉरवर्ड बाइजिंग तो आप कर दो, फॉरवर्ड बाइजिंग तो आप कर दोगे सर, लेकिन अब इससे होगा क्या, फॉरवर्ड बाइजिंग से होगा क्या हमारे पास, थोड़ा सा सोचने की बात है। फॉरवर्ड बाइजिंग से हमारे पास करंट फ्लो करता है सर। कैसे करंट फ्लो करता है सर, ये भी बता दो सर। फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारे पास करंट कैसे फ्लो करता है, ऑब्वियस सर फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारे पास करंट ऐसे फ्लो करता है सर, इंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप पर जाते हैं, यस जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो जंक्शन के पास ये सब जाएंगे, जब 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 ये क्रॉस करेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कंबाइंड होते हैं, विद होल्स। इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, इसी को बोलते थे रिकम्बिनेशन, होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। सर उससे क्या होगा सर, भाई आप सबको एक स्ट्रक्चर पता होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं सर, कंडक्शन बैंड, और इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप वाले में जैसे है। वैलेंस बैंड में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मतलब बॉन्डेड रहेंगे और वहां पर कुछ होल्स भी होते हैं, राइट। अब क्या होता है जब भी हमने फॉरवर्ड बाइजिंग की, ध्यान से सुनना, जब हमने फॉरवर्ड बाइजिंग की तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, तो आप खुद सोचो ये नीचे आ रहे हैं, राइट। अब इनकी एनर्जी डाउन हो रही है सर, ये एनर्जी कम एनर्जी पर आ रहे हैं, हैवी एनर्जी मतलब ग्रेटर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आ रहे हैं, हायर एनर्जी से सॉरी लोअर एनर्जी पर आ रहे हैं। तो जब भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आएंगे तो ये क्या एमिट करेंगे सर, कुछ रेडिएशन को एमिट करेंगे, कुछ लाइट को एमिट करेंगे। और लाइट एमिटिंग डायोड में भी वही लाइट एमिट होती है और जो हमें दिखती है, राइट, ऐसा समझ लो वो हमें दिखती है, राइट। तो रिकम्बिनेशन होता है सर, लेकिन तो सर ये रिकम्बिनेशन का प्रोसेस तो हर डायोड में हो सकता है ना, नॉर्मल डायोड में भी तो होता है यही रिकम्बिनेशन। तो उसमें तो हम उसको तो एलईडी नहीं बोलते, जो नॉर्मल हम सिलिकॉन जर्मेनियम वाले एलईडीज लेते, सिलिकॉन सॉरी एलईडीज नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले सेमीकंडक्टर्स लेते हैं, उनसे भी तो हम डायोड बनाते हैं। उसमें भी एक प्रोसेस होता है फॉरवर्ड बाइजिंग, तो आप उसमें भी करते हो, फॉरवर्ड बाइजिंग तो आप उसमें भी करते हो भाई। और इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे उसमें भी होंगे सर। फिर उसके अंदर एलईडी क्यों नहीं, उसको लाइट एमिटिंग डायोड क्यों नहीं बोलते सर, वो भी लाइट एमिट कर सकता है, यस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये लाइट कैसी एमिट होगी वही तो सब मैटर करता है ना। एलईडी के अंदर ये जो लाइट हमें दिखती है वो कौन सी रीजन है सर, वो विजिबल रीजन है। वो कौन सा रीजन है सर, वो विजिबल रीजन है। सिलिकॉन जर्मेनियम इन सब के अंदर क्या रहता है सर, वो विजिबल रीजन नहीं रहता, वो इंफ्रा से भी आगे वाला, इंफ्रा से भी पहले वाला रीजन होता है ना, जो माइक्रोवेव माइक्रो वाला, उस वाले में रीजन में आ जाता है सर। तो हमें वो नहीं दिखती। बट सर समझ नहीं आया अभी भी, ये कैसे डिपेंड करेगा कि सर कौन सी लाइट एमिट कर रहा है, कैसे एमिट कर रहा है। ये डिपेंड करता है, आप लोगों ने एटम चैप्टर में पढ़ा होगा फॉर श्योर, कि एक कंडक्शन बैंड होता है, दो बैंड होते हैं हमारे पास, राइट। वो छोड़ो, एटम चैप्टर में आपने इतना तो सुना है ना कि एक हाई लेवल से लो लेवल पे सुनते हैं, वैसा ही बिल्कुल वैसे कंसेप्ट है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जब जा रहे हैं, राइट। तो क्या करते थे, एमिट करते थे, लेकिन वो कितनी एमिशन होती थी एनर्जी की, जितना डिफरेंस होता था, डिफरेंस होता था किसका, हायर एनर्जी लेवल का एंड लोअर एनर्जी लेवल का। जितना हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस होता था उतनी ही एनर्जी एमिट करती थी। तो यहाँ पर भी वही सर, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कितना गैप है, इसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी, इनके बीच में कितना गैप है उसी हिसाब से हमें पता लगेगा कि कितनी एनर्जी की लाइट निकलेगी। और लाइट की एनर्जी का मतलब होता है एच इंटू म्यू, यानी फोटोन की एनर्जी, जहां पर म्यू हमारे पास क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। एच तो कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो अगर सपोज ये बैंड गैप, इनके बीच में गैप ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी की रेंज की लाइट निकलेगी। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में सपोज जो डिफरेंस है वो कम है, बैंड गैप एनर्जी जो है वो कम है। अगर ऐसा है कि बैंड गैप एनर्जी जो है वो कम है, तो वो जो हमारी एनर्जी निकलेगी वो भी कम निकलेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या निकलेगी, कम निकलेगी। ये हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं होता। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आ सकता है कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये किसी भी फॉर्म में पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार कहीं ना कहीं फंसा देगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे इसको यहाँ पर पूछ ले या किसी और तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आंसर ऐसा ही हो सकता है कि एनर्जी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। ठीक। अब क्या रहता है सर, जो नॉर्मल, भाई अब सिंपल है, अगर E इज इक्वल टू एच नहीं होता है तो ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि जो हमें विजिबल लाइट निकले, जैसे एलईडी में निकलती है, तो जनरली वो 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 2 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू रीजन भी आ जाता है। 3 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू रीजन में भी आ जाता है। वैसे तो 3 के बीच में ही आनी चाहिए, वो 3.4 जब आ जाता है तो हम कंबाइंड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 3.3 3.4 आता है तो हम दो कंपोनेंट को कंबाइन कर सकते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये, मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होगा, विजिबल रीजन में समझ में आया, मैं बोला कि 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बोल रहे हैं तभी हमारे पास विजिबल रीजन आएगा, अदरवाइज ये और रीजन आ जाएंगे, इंफ्रारेड हो जाएगा, और उधर चले जाओगे तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, वो सब। ठीक। गैलियम और आर्सेनिक में ये जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि आप सबको पता है गैलियम और सिलिकॉन, आई एम सो सॉरी, सिलिकॉन और जर्मेनियम में यही तो होते हैं ना मेन फंडामेंटल। सिलिकॉन के लिए जो ये बैंड गैप रहता है वो कितना रहता है सर, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए सर ये रहता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जर्मेनियम का जो बैंड गैप है आप देखो वो तो 1 से भी कम है। जर्मेनियम का जो बैंड गैप है वो क्या है, वो 1 से भी कम है। कितना है, 0.4 लिखा नहीं है, 0.7 इलेक्ट्रॉन। ये भी 1.1 है, तो ना ये 2 से 3 की रेंज में है ही नहीं, 2 से 3 की रेंज में, तो ये विजिबल लाइट एमिट ही नहीं करते। इसीलिए इसको हम बेसिकली वहाँ पर जो लाइट हमारे लाइट एमिटिंग डायोड में बोल रहे हैं वो विजिबल लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम विजिबल लाइट का नाम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्वेश्चन आ सकता है तो क्या बोलोगे भाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम कान भी यूज इन एलईडी, क्योंकि फंक्शन तो हो सकता है सर, सेम प्रिंसिपल टाइप इसमें भी यूज हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि उनका जो बैंड गैप है वो कम है। अच्छा, एक और चीज एलईडी के अंदर करते हैं कि इसका जो एलईडी और बाकी सारे में जो हम कंपैरिजन करते हैं कि एलईडी का जो ये पार्ट है डिप्लीशन, ये जो एक्टिव रीजन, ये जो पार्ट है ये बहुत 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 क्या होता है, नैरो हो जाता है। क्यों हो जाता है सर ये नैरो, इजीली रिकम्बिनेशन हो जाएगा, वेरी गुड, बट क्यों हो जाता है नैरो, ये नैरो इस वजह से होता है क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, हाईली डोपिंग कर देते हैं। कर सकते हो क्या, सोचो थोड़ा सा, सोचना है कि ये गलत है या सही है। और मैंने इसमें हिंट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम दो चीजें साथ में पढ़ते हैं। एलईडी के अंदर जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है, क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसका वो नैरो होती है या नहीं होती, बस ये बता दो। एलईडी के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है वो नैरो होती है या नहीं होती, क्योंकि एलईडी के साथ साथ एक और कंसेप्ट पढ़ाया जाता है हमें जनरली, वो क्या होता है, जीनर डायोड। तो ये जो नैरो वाला कंसेप्ट है ये हम वहां पढ़ेंगे, अभी एलईडी के अंदर इसको मिक्स मत करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। एलईडी के अंदर आपने सिर्फ ये नैरो वाली बात को अभी ध्यान में नहीं रखना, अभी वो जीनर डायोड में भी हम करेंगे, क्योंकि हम ये ज्यादातर इकट्ठे ही पढ़ा जाता है, अभी जीनर डायोड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट ये ध्यान रखना, अभी एलईडी के लिए आपको सिर्फ यही दिमाग में रखना है कि सर वो फॉरवर्ड बाइडिंग हो रही है, डिप्लीशन लेयर की बात अभी नहीं करेंगे, रिकम्बिनेशन हो रहा है सर, रिकम्बिनेशन हो रहा है। और वो डिप्लीशन लेयर वाली बात क्या कर रहे थे सर, वो आप बीच में छोड़ क्यों रहे हो, क्योंकि वो जीनर डायोड में हम करेंगे, टेंशन मत लो उसकी। इलेक्ट्रॉन विद द होल्स रिकम्बिनेशन अलो करंट इन द सिंगल डायरेक्शन, वो हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। अब इलेक्ट्रॉन्स जब रिकम्बाइन करेंगे तो सर क्या होगा, लाइट एमिट हो जाएगी, और लाइट एमिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, अगर विजिबल रीजन में हो तो हमें वो दिख जाएगा। एलईडी के कुछ फैक्टर्स रहते हैं, एलईडी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स सॉरी रहते हैं, कि ये एक तो चीप रहती है, इन चीप को के अच्छे से मैं बोलूँ कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू जो इनकेंडेसेंट बल्ब जो आप घर पे लगाते थे ना, वो येलो कलर का जो लाइट देता था आपको, मर्करी वाला, टंगस्टन वाला सॉरी,
उसमें क्या होता था पहले, वो हीट टू फिर लाइट में कन्वर्ट होता था, लेकिन यहाँ पर सीधा ही लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, क्विक है, ये बहुत क्विक है, फास्ट स्विचिंग भी बोलते हैं इसको, क्विक है और फास्ट स्विचिंग भी बोलते हैं इसको, बहुत जल्दी से काम करता है सर, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है आजकल सारा ये वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो अगर जो ज़्यादा क्विक होगी वेव, जो ज़्यादा क्विक होगा वो ज़्यादा काम करेगा, राइट, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंसी है, क्विक है, और फास्ट स्विचिंग भी इसके अंदर रहती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, विजिबल रेंज के अंदर हम क्या करते हैं सर, ऐसे के लिए हमने क्या किया है सर, ये विजिबल रेंज में लाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन किया। ग्रुप 13, ध्यान रखना, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ज़्यादातर हमें ये रेंज मिल जाती है जिसमें जो लाइट रहती है वो विजिबल रहती है। जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम फोस्फाइड हो गया, अच्छा, और एक और था हमारे पास, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। एक और भी था हमारे पास, मेरे को भी याद आ जाएगा तो आई विल टेल यू। गैलियम आर्सेनाइड था, गैलियम नाइट्राइड था, हाँ गैलियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, राइट। गैलियम नाइट्राइड हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद करना क्यों, क्योंकि उससे हमें ब्लू कलर की लाइट मिल सकती है, ब्लू कलर की लाइट मिल सकती है, राइट। आप सबको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि सर व्हाइट लाइट, अभी देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए लाइट देखी ना, एलईडी में आपने देखा अगर इतनी एनर्जी निकलेगी तो हमें ब्लू मिलेगी, इतनी निकलेगी तो हमें ग्रीन मिल सकती है, ऐसा सब। लेकिन एलईडी तो आपने व्हाइट कलर में भी देखी है, एलईडीज तो आपने व्हाइट कलर में भी देखी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो विजिबल रीजन है ये हमें कहाँ से अचीव हुआ, जब हमने 13 ग्रुप और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइंड किया आपस में। 13 ग्रुप के और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को जब हमने आपस में कंबाइंड किया है तब हमें विजिबल ग्रुप अचीव हुआ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की तो लाइट मिल रही है, लेकिन व्हाइट में सिंगल कलर थोड़ी है, व्हाइट कलर की लाइट कैसे मिल पाएगी एलईडी में। लेकिन पॉसिबल तो वो भी है, एलईडी मिलती है हमें व्हाइट कलर। इसका आंसर गैलियम नाइट्राइड से ही आएगा आपका, थोड़ा सा सोच के। नेक्स्ट क्लास में आते ही डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन तब तक के लिए इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना। कंसेप्चुअल पार्ट एलईडी से बहुत आ सकते हैं, ठीक है। अभी डिप्लीशन लीजन वाला इसका रोल नहीं है, मैं बता रहा था कि इकट्ठे इकट्ठे पढ़ेंगे, जीरो डायोड पे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो क्या सीन है डिप्लीशन लीजन वाला। बाकी आपको जो बताया है वो दिमाग में रखना, ठीक। चलिए, वो रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, और वो क्यों करते हैं डिप्लीशन लेयर, वो इसमें करते हैं, जीना डायोड में करेंगे, विल टेक फॉर श्योर। जीना डायोड में तो होगा ही, कैसे होगा वो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।